वेलकम गाइस। इस सीरीज में हम जो भी विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। अभी मेरा गला आज कुछ ठीक नहीं है तो हो सकता है थोड़ी इंटरप्शन बीच में आए, काइंडली बियर विद मी। और बाकी इस तरीके से हम ये ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स अभी जो अप्रैल 2022 का जो आपका मैगजीन था, जो कि आपके लिए 2023 के प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसके बहुत सारे आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हुए हैं, राइट। तो प्लेलिस्ट में जाके नीचे नीचे देखिएगा, आपको वो सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आज हम आफ्स्पा के बारे में पढ़ेंगे, राइट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इस बार ना तो ये प्री में आया ना मेंस में आया, राइट। एक्ट पे हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, राइट, एफआरए एक्ट 2006, उस पे लगभग हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है प्री में, लगभग हर साल। 2 साल से ज्यादा तो गैप लेता ही नहीं है यूपीएससी उस एक्ट से क्वेश्चन पूछने में, राइट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ था, इस साल भी प्री में क्वेश्चन आया हुआ था। एंड सिंस मैंने पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज किया हुआ था तो मेरे वो सारे क्वेश्चन निकल गए, इसलिए एक्ट इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो आफ्स्पा है, ये क्या है अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ये आफ्स्पा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इसको रिसेंटली 3 स्टेट से विड्रॉ कर दिया गया था पार्शियली, राइट। कुछ एक एरिया से विड्रॉ कर दिया गया था, असम, नागालैंड और मणिपुर से। ये मैपिंग वेपिंग हम इसकी देखेंगे, लेकिन आफ्स्पा के बारे में सबसे पहले जानो। देखो, इसकी सबसे पहले अगर आपको हिस्ट्री ट्रेस करनी है, राइट, हिस्ट्री ट्रेस करनी है, वैसे तो बहुत पहले तक जा सकता है। ये एक टोटलिटेरियन टाइप लॉ है, राइट। जैसे आपका एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये 1914 में आया था आई थिंक, राइट। तो उसमें भी इसके कुछ रूट्स खोजे जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो आफ्स्पा टाइप का ऑर्डिनेंस है, ये सबसे पहले 1942 में लाया गया था। उस टाइम हमारे जो वायसराय थे वो लिनलिथ को हुआ करते थे, राइट। क्यों लाया गया था? टू सप्रेस द क्विट इंडिया मूवमेंट। एक्चुअल में उन्होंने इंडिया की जो फोर्सेज थी उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिप्लॉय कर दिया था और इंडिया में फोर्सेज की बड़ी कमी पड़ी हुई थी। तो एज एन एक्सट्रीम स्टेप इन्होंने, अंग्रेजों ने इंडियन फोर्सेस को एम्पावर कर दिया कि जो भी आपके आंदोलनकारी हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के जो भी लीडर्स हैं, इन एक्सट्रीम सिनेरियो आपको एक तरीके से हम लाइसेंस दे देंगे, लाइसेंस टू किल, तो आप उनको मार सकते हैं डायरेक्टली, राइट। आप पे कोई चार्ज नहीं लगेंगे। सिमिलरली अब आफ्स्पा लाया गया, राइट। आफ्स्पा लाया गया था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, और इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राइट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नर ऑफ स्टेट, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, याद रखना ये तीनों, गवर्नर ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों के पास पावर है, ये तीनों के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट के किसी भी पार्ट, राइट, किसी भी, फॉर एग्जांपल किसी एक डिस्ट्रिक्ट या किसी एक पर्टिकुलर रीजन या फिर पूरे स्टेट को या फिर पूरी यूनियन टेरिटरी को ये डिक्लेयर कर सकते हैं एज डिस्टर्ब्ड एरिया। कौन से बेसिस पे? अगर वहां पे कुछ मिलिटेंट्स एक्टिव है, राइट, सेपरेटिज्म एक्टिव है, इन सारे बेसिस पे ये डिस्टर्ब्ड एरिया उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये किसी स्टेट का, ये पूरा स्टेट भी डिक्लेयर हो सकता है या फिर स्टेट का कोई पार्ट भी डिक्लेयर हो सकता है। और जहां डिस्टर्ब्ड एरिया है, जिसे एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है, उस एरिया में ऑपरेशन करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को, राइट, आर्म्ड फोर्सेस को मतलब हमारी जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस है प्लस हमारी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, राइट, सीएपीएफ हो गया, आर्मी हो गया, राइट, बाकी आपका ये जो सारी आर्म्ड फोर्सेस है, इन्हें एक पावर मिल जाती है अंडर सेक्शन 3, बहुत ज्यादा एक्सेसिव पावर्स मिल जाती है। कैसी? कि ये एनकाउंटर्स कर सकते हैं वहां पे, राइट, ये एनकाउंटर्स कर सकते हैं डिस्टर्ब्ड एरियाज में। तो इस तरीके की इन्हें पावर्स मिल जाती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मिल जाती है। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले आफ्स्पा लाया गया, इसकी हिस्ट्री सबसे पहले समझो कि नॉर्थ ईस्ट में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यों था। देखो, बहुत सारे मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट में चले हुए हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, नागालैंड में हमारा नागा मूवमेंट चला था, राइट,
जो आपका जो नागा नेशनल काउंसिल वगैरह, जो कापलांग वगैरह जो इनके लीडर हुआ करते थे उस टाइम, राइट, इन्होंने नागा नेशनल काउंसिल बनाई, राइट। ये आई थिंक 1940s में बनी थी, 1948 में नागा नेशनल काउंसिल बनी। इन्होंने एक वहां रेफरेंडम करवाया और बोला कि हमें एक ग्रेटर नागालिम, राइट, क्या ग्रेटर नागालिम नाम का एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। इन्होंने बोला था कि जो हमारा नागालैंड है, हम कल्चरली इंडिया के साथ कभी भी एफिलिएटेड नहीं रहे हैं, तो हमें इंडिपेंडेंट कर दो, अलग कंट्री हमें बना दो और कंट्री का नाम होगा ग्रेटर नागालैंड। ये इन नागा नेशनल काउंसिल, राइट, एनएनसी के जो मेंबर्स हैं, इन्होंने ये डिमांड रखी थी। तो इसी डिमांड को सप्रेस करने के लिए जो पार्लियामेंट है, इन्होंने 1958 में आफ्सपा लाया और नागालैंड में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर बाद में जाके आपके थोड़ा एक्स्ट्रा भी अगर इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस मैगजीन में नहीं है, तो ये जो नागा नेशनल काउंसिल है, ये डिवाइड हो गई थी बाद में, राइट। एक इसका उसके बाद एक एनएससीएन नाम का एक ग्रुप बन गया था, राइट, नेशनल नेशनल नागा काउंसिल, राइट, इस तरीके का इसका नाम था, एनएससीएन हम उसे कहते थे, राइट। तो ये इसका एक चेंज्ड नाम हो चुका था। फिर इसमें भी दो गुट बन चुके थे, एनएससीएन आईएम हो गया और एक और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इस तरीके का एनएससीएन का आपका बाद में डिवीजन भी हुआ था। ये एक थोड़ी ब्रीफ सी हिस्ट्री है नागा नेशनल मूवमेंट के बारे में, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे जो पहले के नागालैंड के गवर्नर हुआ करते थे, राइट, आर एन रवि, ये इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हुआ करते थे पहले। तो RN रवि को इंटरलोक्यूटर अपॉइंट किया गया था, राइट, मतलब बातचीत मध्यस्थता करने वाला अपॉइंट किया गया था नागा नेशनल जो NSCN के जो मेंबर्स हैं उनके बीच और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच, ताकि एक पीस सेटलमेंट साइन हो सके। लेकिन ये टॉक्स लगभग फेल रही और अब RN रवि उस कमीशन के मेंबर भी नहीं है, राइट। तो अभी जो है ये लगभग फेल्ड ये टॉक्स चली हुई है। फिर क्या हुआ, फिर मणिपुर में भी इस तरीके का मूवमेंट आया। आपको पता होगा कि मणिपुर में क्या है कि भुखमरी पड़ चुकी थी, राइट। वहाँ पे जो मणिपुर के जो लोग हैं वो चूहे की वजह से, राइट, वहाँ एक रैट का अटैक हुआ था, पेस्ट अटैक हुआ था 1960s में। और चूहे ने क्या किया वहाँ की, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे जो बेम्बूज हैं उस टाइम, उस साल में बेम्बूज में बहुत ज्यादा फूल खिलने शुरू हो गए थे, राइट। और चूहों को बेम्बूज के फूल बहुत पसंद है, इसलिए उन बेम्बू के फूलों की वजह से वहाँ चूहे बहुत ज्यादा बढ़ गए और उन्होंने पूरी फसलें बर्बाद कर दी। इस वजह से वहाँ अकाल पड़ा, राइट, और बहुत सारे लोग मरे। मणिपुर वालों ने, वहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें स्पेशल पैकेज दें। गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। नेहरू सरकार, उस वक्त की जो हमारी सरकार थी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस वजह से वहाँ पे मणिपुर में एक रिवोल्ट छिड़ गया। लाल डेंगा, आई थिंक लाल डेंगा वाज द नेम ऑफ द लीडर, उनके नेतृत्व में। तो जो वहाँ की डोमिनेंट जो ग्रुप्स थे, जैसे कुई हो गया, जोमी हो गया, राइट, और आपकी जो मेती हो गया, राइट, इस तरीके के जो ग्रुप्स थे, डोमिनेंट ग्रुप्स, ये उनपे उनके एरियाज में ये लागू कर दिया गया। फिर बाकी सारे स्टेट्स में भी, राइट, जैसे त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, इनमें भी अलग अलग इस तरीके के डिमांड चलती रही, बोडोलैंड के लिए, राइट, किसी और लैंड के लिए। तो इस तरीके से इसे फैला दिया गया। लेकिन इसमें जो आफ्सपा है, हमें इसकी सिग्निफिकेंस भी देखना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले कई बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है, एंड स्टेट की जो फर्स्ट ड्यूटी है, जैसा थॉमस हॉब्स ने भी कहा, हॉब्स ने एक स्टेटमेंट दी थी कि एनी गवर्नमेंट वुड बी बेटर देन नो गवर्नमेंट, कि भैया बिना सरकार का मतलब एनार्की की सिचुएशन से बढ़िया है कि किसी भी तरीके की आप सरकार ले लो, राइट, चाहे वो एब्सोल्यूटिस्ट ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वो आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करेगी। विदाउट लॉ एंड ऑर्डर यू कैन अचीव नथिंग इन द सोसाइटी। विदाउट ऑर्डर नथिंग कैन बी अचीव्ड। इट वुड बी अ लॉ ऑफ मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय क्या होता है कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाएगी, राइट। जब तक लॉ एंड ऑर्डर ना हो, मत्स्य न्याय होता रहेगा और ये एक बुरी सिचुएशन होगी। सो द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू गारंटी लॉ एंड ऑर्डर, एंड लॉ एंड ऑर्डर को गारंटी करने के लिए, इस तरीके के डिस्टर्ब्ड एरिया में गारंटी करने के लिए आफ्सपा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इंसर्जेंसी को डील करने के लिए ये वही बात, और टू प्रिवेंट सिक्योरिटी गैप्स, राइट। सिक्योरिटी गैप माने जो भी वहाँ के लोकल फोर्सेस अगर उन सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो आर्मी को वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है, एंड आर्मी डेफिनेटली नीड्स सम स्पेशल पावर्स
टू टेक इट्स एक्शंस, राइट। आर्मी क्योंकि इनके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन आफ्सपा के जो इस तरीके की एप्लीकेशन है उसके अगेंस्ट भी हमें कुछ रीजन देने होंगे, राइट। कई ऐसे रीजंस हैं जो इसके अगेंस्ट जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो आपके ह्यूमन राइट्स के वायलेशन बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। आप जहां जहां आफ्सपा है, एंड आप इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हो ह्यूमन राइट के वायलेशन का। अभी रिसेंटली क्या हुआ था 2021 में, आई थिंक कोन्यक वाज द नेम ऑफ द ट्राइब, राइट। कोन्यक ट्राइब, ये लिख लेना, ये पूछा जा सकता है कोन्यक। मेरे पास क्योंकि अभी राइटिंग पैड नहीं है तो आपको हो टैब नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, राइट। तो कोन्यक, KONYAK, राइट। कोन्यक वाज द नेम ऑफ द ट्राइब। और नागालैंड की ये एक जो कोन्यक ट्राइब है उसके 22 से ज्यादा लोगों को, राइट, 22 से ज्यादा, यहाँ 14 विलेजर्स हैं लेकिन 22 से ज्यादा लोगों को एक एक एक्सीडेंटली हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन्होंने किल कर दिया था, राइट। उन्हें लगा कि ये जो लोग हैं ये एक तरीके के सेपरेटिस्ट हैं, राइट, सेपरेटिज्म को सपोर्ट करने वाले हैं, तो उन्होंने उन्हें किल कर दिया और ये मिस्टेकनली हुआ। तो इस तरीके के कई सारे फेक एनकाउंटर्स भी होते हैं, तो इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स के ये अगेंस्ट जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 22 क्या कहता है? गुड अपॉर्चुनिटी टू हियर। आर्टिकल 22 स्पेसिफिकली कहता है कि अगर आपको अरेस्ट भी करना है किसी आदमी को तो विद इन 1 डे, विद इन 24 आवर आपको वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रेजेंट करना होगा ताकि उसे हियरिंग की अपॉर्चुनिटी तो मिले। और प्रिवेंटिव या प्यूनिटिव डिटेंशन वाले लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल 22 कहता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। वी मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी टू हियर, राइट। लेकिन ये इससे वायलेट हो जाता है कि आप सीधा जाओ और एनकाउंटर कर दो, उनकी बात भी ना सुनो आप, तो इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 22 एज वेल। ब्लैंकेट इम्यूनिटी कहीं पे भी हो तो वो हमेशा दिक्कत कॉज करेगी, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या वर्डिक्ट रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल देखो मेंस जो मैंने दिया इस बार उसमें 2 क्वेश्चन पॉलिटी के ऐसे आए जिसमें सिर्फ केस लॉ पूछे गए थे। एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड, राइट, जो पहला ही क्वेश्चन था, एंड एक और क्वेश्चन था, आई थिंक वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे केस लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताओ इसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्या रही है। लिली थॉमस केस वहां पे पूछा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट हैं, राइट, ये क्या रहे हैं? देखो, पहला वर्डिक्ट 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, कौन सा? नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये था केस का नाम, याद रखना है तो रख लो, राइट। तो इसमें क्या कहा था 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने? पूछा जा सकता है भाई, मेंस में ये पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो आफ्सपा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आर्बिट्रेरी या अनरीजनेबल भी नहीं है, क्योंकि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल है उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए मिनिमम यूज ऑफ फोर्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है। दूसरा क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट अपने पास की और एक सीबीआई की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की थी जो भी आपके वहां पे डेथ्स हुई हैं एनकाउंटर्स के थ्रू, राइट। तो इस तरीके के जो सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव्स रहे हैं, पूछे जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया है। मेंस में डायरेक्टली 10 मार्क्स का पूछ लिया मानो, तो आप ये कोट कर सकते हो। बाकी क्या, जहां भी आफ्सपा के बारे में पूछा जाए भाई, जीवन रेड्डी कमेटी को इसमें लिख देना। आफ्सपा जहां पे भी पूछा जाए, जीवन रेड्डी कमेटी। और जीवन रेड्डी कमेटी ने क्या बोला था कि जो आफ्सपा के जो लॉ है, राइट, जो लीगल प्रोविजंस हैं उनको ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में ही आप सबज्यूम कर लो, राइट। जो हमारा आईपीसी है, राइट, आईपीसी में ही ऐड कर दो। क्या जरूरत है अलग से एक क्रिमिनल लॉ बनाने की, अलग से एक एक्ट रखने के? तो इस तरीके की जीवन रेड्डी कमेटी की हमारी रिकमेंडेशन थी। बाकी अदर जो हमारी प्रोमिनेंट रिकमेंडेशंस रही है वो सेकेंड ईआरसी की रही है। इसने कहा है कि आफ्सपा को ऑल टुगेदर आप रिपील कर दो। बाकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एडवाइजरी जारी की हुई है, गाइडलाइन जारी की हुई है कि किस तरीके से आप एनकाउंटर्स कर सकते हैं, राइट। लेकिन फिर वही है कि इट इज अ टूथलेस टाइगर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कहा जाता है कि दे आर जस्ट टूथलेस टाइगर्स, इनके पास कोई दांत नहीं है, टाइगर नाम की है बस, राइट। तो इस तरीके के आप जो है चीजी लाइंस भी ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। वे अहेड क्या होगा? ये ऊपर जो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करी ऑपोजिशन की, उसके बिल्कुल नेगेटिव लिख दो, वो वे अहेड होगा।
कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ डिस्कस नहीं हुई है वे अहेड में, वो हम आपको बता सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हो कि एक कंपैशनेट एटीट्यूड डेवलप करना इम्पोर्टेंट है, राइट। और ये एथिक्स के लिए भी अब ये लॉ इम्पोर्टेंट हो जाता है आफ्सपा एथिक्स के नजरिए से, राइट। क्यों? क्योंकि जो इरोमा शर्मिला नाम की एक जो एक्टिविस्ट है नागालैंड की, इन्होंने आफ्सपा को रिपील करने के लिए भूख हड़ताल तक कर दी, लेकिन गवर्नमेंट का जो है रिस्पांस उतना पॉजिटिव नहीं रहा था इसके लिए, राइट। तो ये देखो 16 ईयर लॉन्ग हंगर स्ट्राइक, लेकिन फिर गवर्नमेंट का उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहा। तो एथिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी बनती है, एंड यू हैव टू एनालाइज दिस आर्टिकल फ्रॉम एथिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो उसमें आप ऐसी चीजें लिख सकते हैं कि आप एम्पैथी को जनरेट करो, राइट। आर्म्ड फोर्सेस में एम्पैथी को जनरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप अलग अलग सेमिनार्स ऐड करो, राइट। वहां पे सेमिनार वगैरह अटेंड करवाओ उनसे। गला खराब है बहुत, राइट। और क्या कर सकते हो वहां पे सेमिनार के साथ साथ कि इनका सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, राइट। ट्राइबल सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। इंपॉर्टेंटली ट्राइबल लोगों के बीच ही जाकर कंसल्टेशन करो, देखो कि क्या रियल प्रॉब्लम्स है ट्राइबल्स की, उन्हें अंडरस्टैंड करो, क्यों वो इस तरीके की रिवोल्ट कर रहे हैं, इंसर्जेंसी क्यों फैल रही है, रूट कॉजेज को एड्रेस करो, राइट। इकोनॉमिक कॉजेज को एड्रेस करो, राइट। उन्हें वहीं पे रोजगार दो, राइट। जो हमारा यूथ है उन्हें अगर रोजगार मिलेगा वहां पे, तो ड्रेन ऑफ यूथ, ये आप टर्म यूज कर सकते हो, ड्रेन ऑफ यूथ टुवर्ड्स इंसर्जेंसी, इसे रोका जा सकता है, राइट। तो इस तरीके के कुछ सॉल्यूशन है। बियॉन्ड दीज ये बहुत जनरलिस्टिक है, इसलिए मैं इन्हें डिस्कस नहीं कर सकता कि इंपॉर्टेंट टू एंश्योर नॉर्मलसी, लॉ एंड ऑर्डर, मशीनरी, लेना देना, ये बहुत जनरलिस्टिक है, राइट। तो इसमें स्पेसिफिक क्या होना चाहिए वो मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया। आई होप ये आर्टिकल डिस्कशन की सीरीज आपके लिए जो है आपकी तैयारी में कोई वैल्यू ऐड कर रही होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई आपको पता है लाइक का बटन कहाँ होता है, सब्सक्राइब का बटन कहाँ होता है, दबाना भी आ ही जाता होगा, तो दबा ही दो भाई। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लो भाई, आपका क्या जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।